नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली में। हम सब जान रहे हैं कि दिल्ली सरकार के घोटालों की एक फ़हरिस्त सामने आई है। जहाँ-जहाँ फ्री बाँटने की बात कही गई, अगर वो कहते हैं कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, तो उसमें घोटाला है। अगर वो कहते हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, तो अभी घोटाला सामने आने वाला है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में केवल सब्सिडी जा रही है, बाकी रोल दिल्ली सरकार का बहुत कुछ है नहीं। वो कहते हैं कि हम दवा फ्री कर रहे हैं, अस्पताल अच्छे कर रहे हैं, तो उसमें घोटाला अभी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया और दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को प्रत्यक्ष बुलाकर हड़काया और कहा कि तुम नहीं सुधरोगे तो हम सुधार देंगे। अगर वो कहते हैं कि हमने स्कूल बनाए, तो स्कूल घोटाला, उनके कमरों का घोटाला। वो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तो मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला। वो कहते हैं हम पैसा पैदा करेंगे, शराब की नीति उनके पास थी, तो शराब घोटाला। कुल मिलाकर बात यहाँ पर आती है कि दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बैठी, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ बड़े-बड़े घोटाले सामने नहीं आते। अब उन घोटालों में कल जब अरविंद केजरीवाल की पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस समय ईडी ने एक बात और कही थी। ईडी ने कहा कि हम इनके आम आदमी पार्टी की संपत्ति को कुर्क करना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी की संपत्ति को जब्त करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी संपत्ति करप्शन के पैसे से बनी हुई है और वो करप्शन का पैसा शराब घोटाले में आया, वो करप्शन का पैसा तमाम तरह के घोटालों से निकला। इसलिए आम आदमी पार्टी अगर ये घोटाले कर रही है, तो ऐसी पार्टी की प्रॉपर्टी तो एटलीस्ट सरकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार के पैसे से के दुरुपयोग से बनी है। अब ये बयान तो अपने आप में ये कह रहा था कि अब आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने का मतलब है कि अगर ये सिद्ध होता है, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी बात गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया है, अगर पैसा आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च हुआ है, तो आपने आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया? अभी तक अब ऐसा होता था कि कभी पार्टी नहीं बनती थी, मतलब करप्शन का मामला भी होता था तो व्यक्ति करप्शन करता था, पार्टी नहीं करती थी। अब पार्टी का करप्शन इसलिए निकल कर आया कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के नाते कोई भी डिपार्टमेंट उनके पास नहीं था, कोई मंत्रालय उनके पास नहीं था, कहीं भी वो साइनिंग अथॉरिटी नहीं था। लेकिन वो सारा पैसा मिस अप्रोप्रिएट होकर आम आदमी पार्टी के पास जा रहा था। आम आदमी पार्टी उससे चुनाव लड़ रही थी और चुनाव के बाद वो चुनाव से प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे। यानी कि दिल्ली में 2 करोड़ लोगों की सरकार, जिसमें से भी 50-60 लाख वोट का खेल होता है और उसमें से भी अगर 60% वोट मिलता है, तो 20-25 लाख लोग, 20-25 ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोग जो कि बिजली और पानी फ्री के चक्कर में बड़े घोटाले और दिल्ली को बर्बाद करने पर आगे उतरे हुए हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल ये ख्वाब देखने लगे कि 140 करोड़ लोगों की सरकार के देश के वो सरकना बनेंगे। वो चाहे पंजाब का चुनाव खालिस्तानियों के सपोर्ट से लड़ें, चाहे खालिस्तानी उनको दिल्ली के लिए पैसा दें, चाहे वो दुबई में जाकर तथाकथित माइनॉरिटी के नेताओं से मिलें, चाहे वो देश में इस्लामिक आतंकवाद बढ़ाने वालों से मिलें, या फिर आपको याद होगा दिल्ली में पहली बार सरकार बनी थी तो चर्चेस के फेवर में एक बड़ा स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल ने दिया था। यानी कि हिंदू समाज उनके लिए कुछ नहीं। बाद में जब उनके ऊपर ज़्यादा दबाव बना, तो फिर वो वक्फ बोर्ड वाले विषय खुल गए और विषय खुल गए, तो उन्होंने फिर हिंदुओं को भी यात्रा करवाएंगे, राम मंदिर की यात्रा करवाएंगे, तीर्थ यात्रा करवाएंगे, ऐसे प्रलोभन देना शुरू किया। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की पूरी ठग विद्या इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किसको क्या लाभ देंगे, लाभ लेंगे, पार्टी चलाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, करप्शन फैलाएंगे। आम आदमी का क्या, आम जनता का क्या? वो आम जनता जो अपने 200 रुपए का बिजली का बिल माफ़ करवाना चाहती है, वो आम जनता जो अपने 200 रुपए का पानी का बिल माफ़ करवाना चाहती है, वो आम जनता ये भूल गई कि उसके ये 400 रुपए, एक परिवार में 400 रुपए, एक परिवार में अगर 5-6 लोग भी होंगे तो एक व्यक्ति पर 50 रुपए, 50 रुपए महीने के बजट पर वो पूरे परिवार ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया और सपोर्ट कर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री ने क्या कारनामे नहीं किए। जब ईडी ने कल कहा था कि हम
संपत्तियां जब्त करेंगे, क्योंकि और संपत्ति जब्त करने के पीछे का मुझे लगता है कि फार्मूला है, इनकी बेल रिजेक्ट करने के पीछे जो लॉजिक दे रहे थे वो ये दे रहे थे कि अगर हम संपत्ति जब्त करेंगे, हालांकि कोर्ट के अंदर से कोई बात ऐसी नहीं आई कि जो कहा जाए, संपत्ति जब्त करेंगे तो फिर संपत्ति जब्त करते समय अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे तो बहुत बड़ा हंगामा होगा और काम नहीं करने दिया जाएगा। यानी कि वो ईडी जो करना चाहती है, जो करप्शन का पैसा, देश का पैसा आम आदमी पार्टी ने अपने स्टेटस को बनाने के लिए लगाया, वो नहीं, वो कैसे जब्त हो। बात यहाँ पर ये भी है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले पार्टियाँ करप्शन करती थीं तो वो व्यक्ति करप्शन करता था। जब अरविंद केजरीवाल जी कहीं साइनिंग अथॉरिटी ही नहीं थे तो पूरा का पूरा पैसा आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पार्टी बना दो। आम आदमी पार्टी बनी तो वो कॉरपोरेट स्टेटस लेकर आई, सेक्शन 70 का, पीएमएलए का। और वो ये कहता है कि अगर कोई कंपनी करप्शन करती है तो उस कंपनी की संपत्ति पूरी जब्त कर ली जा सकती है। वो ये कहता है कि अगर कंपनी करप्शन करती है और उसमें क्रिमिनल केस होता है तो कंपनी की कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट कर दीजिए, कंपनी का आवरण हटा दीजिए और उसके अंदर बैठे व्यक्ति को पकड़ लीजिए। अब व्यक्ति, आम आदमी पार्टी अगर एक एसोसिएशन मानी जाए तो उस एसोसिएशन को चलाने का व्यक्ति तो उसका संयोजक हो गया। इसलिए अरविंद केजरीवाल फंस गए। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मतलब राष्ट्रीय संयोजक को जानकारी नहीं है, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, करप्शन हो रहा है, पैसे निकल रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पॉलिसी बन रही है, कमीशन बढ़ रहा है, शराब की एक पर एक फ्री बोतल का ऑफर आ रहा है, जल बोर्ड में करप्शन हो रहा है, मेडिकल में करप्शन हो रहा है, लेबोरेटरीज में करप्शन हो रहा है, स्कूलों के कंस्ट्रक्शन में करप्शन हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम? मुख्यमंत्री है, नहीं मालूम होना चाहिए क्या? और अगर मुख्यमंत्री को हो रहे घोटाले और कामों के बारे में जानकारी ही नहीं है तो क्यों मुख्यमंत्री है? ये भी एक सवाल है, सबके सामने है। दूसरी बात ये भी है कि वो राष्ट्रीय संयोजक और आम आदमी पार्टी चुनाव कौन से फंड से, कौन से पैसे से लड़ रही है, ये दुर्गेश पाठक क्यों बताएंगे? ये बात तो बताएंगे अरविंद केजरीवाल कि भाई पैसा कहाँ से आया, कैसा उनके पास व्यवस्था थी, किसने उनको दान दे दिया, कितने उन्होंने ऑन बॉन्ड जो भी खरीदे वो कहाँ से आ गए। तो ये जवाब उनके पास नहीं है और वो कहते हैं मुझे मालूम भी नहीं है। तो अगर करप्शन आम आदमी पार्टी के लिए किया गया तो क्यों ना, और आम आदमी पार्टी ही इन्वॉल्व है तो ऐसी पार्टी की पूरी संपत्ति सरकारी हो जाए और ऐसी पार्टी पर आगे जैसे ही ये संपत्ति सरकारी होगी और करप्शन तो प्रूफ हो गया, मनी ट्रेल तो 339 करोड़ का मिला है, 338 करोड़ का मिला है, और ये जो पैसा दूसरा कल से आज से जब्ती शुरू कर दी है वो भी पैसा जब्त हो ही रहा। आप सोचो, दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन जिसको ये पानी फ्री की बात कर रहे हैं वो, और दिल्ली वालों को पानी फ्री दे भी रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन अगर ये कहता है, अगर वो उसके पास जो संपत्ति पाई जाती है वो 9-10 करोड़ की संपत्ति है। आप नौकरी करने आए थे, नौकरी इंजीनियर, एक अपनी लाइफ में उसको कितनी सैलरी मिलती है? एक इंजीनियर को मैक्सिमम सैलरी 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, रहने खाने की व्यवस्था, और अगर 1 लाख रुपया भी इंजीनियर बचाता है तो साल में 12 लाख बचा पाएगा। 30 साल की नौकरी अगर वो करता है तो उसके पास 3.5 करोड़ रुपया होना चाहिए। बाकी 3.5 करोड़ में से भी वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और घर बनाने, इनमें सब में खर्च करेगा। उसके पास संपत्ति 10 करोड़ की कैसे आ गई उसके और उसकी पत्नी के नाम? तो ये तो उसको बताना पड़ेगा कि आखिर उसके पास संपत्ति कहाँ से आई। दिल्ली जल बोर्ड में एक बड़ा भारी करप्शन हुआ, मैंने उस दिन कहा था कि उस पर चार्जशीट सबमिट कर दी है ईडी ने। दिल्ली जल बोर्ड में एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एक कंपनी को। मजे की बात देखिए, वो कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को दिया जाता है वो कंपनी इनएलिजिबल है, मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसको 38 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये कंपनी इनएलिजिबल है, उसके पास ना तो इक्विपमेंट है ना उसके पास व्यवस्था है, और कंपनी काम कर रही है। कंपनी ने सप्लाई शुरू कर दी, उसने फेक डॉक्यूमेंट बना लिए, फेक डॉक्यूमेंट बनाकर लगा दिए जिनके आधार पर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। उस कॉन्ट्रैक्ट को ये जो दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर हैं इनको ये पता है, इनकी साँठ-गाँठ से वो सब कुछ चल रहा है। फिर कंपनी ने क्या किया, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने, उसने इसको सबलेट कर दिया, मतलब कंपनी नहीं काम कर रही, कंपनी जो बनी हुई है लाइजनिंग कर रही है।
एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पास कुछ है नहीं, लेकिन ये लाइजनिंग करती है, इंजीनियर को सेट करती है, मंत्री को सेट करती है, मिनिस्ट्री को सेट करती है, अधिकारियों को सेट करती है और कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन कर लेती है। लेकिन कंपनी के पास चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए काम कैसे करें? तो कंपनी क्या करती है, फिर से किसी और से काम करवाती है, और वो है मेसर्स इंटीग्रल स्क्रू लिमिटेड। दूसरी कंपनी को उसने काम दे दिया जिसके प्रोप्राइटरशिप है अनिल कुमार अग्रवाल के पास। और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बात कही जा रही है, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर अरोड़ा की कंपनी है, उसको उसको ये मिला। तो अरोड़ा ने या इन लोगों ने सॉरी जो उसको मिला, उसने इनको अग्रवाल को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अग्रवाल ने 24 करोड़ रुपए का कंपनी ने पेमेंट लिया, मतलब दिल्ली जल बोर्ड को उसने जो सप्लाई की वो 24 करोड़ का ऑफर आया, 24 करोड़ की सप्लाई हुई। 14 करोड़ रुपये इसने उसको सप्लाई किया जो कि दूसरी कंपनी काम कर रही है, जिसको सबलेट किया गया। यानी कि हम बात करें मेसर्स इंटीग्रल स्क्रू लिमिटेड को, इंटीग्रल स्क्रू लिमिटेड को 14 करोड़ रुपया पेमेंट किया गया और 24 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट से लिया गया। अब ये जो 10 करोड़ है, तो कॉन्ट्रैक्ट 38 करोड़ का, अभी तक 24 और 14 वाला फार्मूला है। ये जो 10 करोड़ रुपया बीच में मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने कमाया, ये कहाँ गया? इस पैसे को उसने चीफ इंजीनियर को सप्लाई किया। चीफ इंजीनियर को उसने रिश्वत दी 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए की। उसने 2 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के दूसरे अधिकारियों को दिए और आम आदमी पार्टी के इलेक्शन फंड में पैसा लगाया। किसने लगाया? ये जो एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन किया, उसने इंटीग्रल स्क्रू को कॉन्ट्रैक्ट दिया। 10 करोड़ रुपए का डिफरेंस आया। उस 10 करोड़ रुपए के डिफरेंस को आम आदमी पार्टी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने बांट लिया। इससे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। आप सोचो कि क्या डबल पैसे होते हैं। मतलब इसका मतलब ये हो गया, अगर 24 करोड़ में से 14 करोड़ की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 60% की बात आती है। आप सोचो कि 60% में काम हो गया, 40% की रिश्वत चली। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, जो सप्लाई की फील्ड में हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की फील्ड में, उनको तो मालूम ही है कि जो रेट होते हैं उनसे 40% का डिफरेंस होता है, 40% हायर रेट बनाए जाते हैं। कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कंपनी के पास सिर्फ लाइजनिंग है। आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व होकर उसको सप्लाई दिलवा देती है। सप्लाई देने के बाद वो 38 करोड़ का टोटल कॉन्ट्रैक्ट होता है। 24 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है, बाकी का पेमेंट अभी होना बाकी है। यानी कि 24 करोड़ का हो चुका है, अभी 12 करोड़ रुपया, 14 करोड़ रुपया और मिलेगा। 24 करोड़ रुपए में से 14 करोड़ रुपया खर्च होता है। मैं कहूँ 38 करोड़ में से 14 करोड़ खर्च होता है। अगर मैं सिर्फ 24 करोड़ की बात करूँ, उसमें से भी 14 करोड़ रुपये खर्च होता है और 10 करोड़ रुपए की अब तक रिश्वत हो गई। बाकी का 14 करोड़ का पेमेंट अभी आएगा। अगर मैं 38 करोड़ में 14 करोड़ की बात करूं तो 70% का कमीशन हो गया, 30% में ही काम हुआ, 70% कमीशन और 30% में काम सप्लाई। और अगर मैं 24 करोड़ की बात करूं तो भी 60% का काम और 40% कमीशन, अभी 12 करोड़ 14 करोड़ रुपए का पेमेंट बाकी है। मामला सीबीआई के पास गया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन में उसने पाया कि करप्शन है। चूंकि करप्शन का मामला था, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, इसलिए सीबीआई ने वो केस उठाने के बाद एक एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद ईडी को इन्वेस्टिगेशन दे दी। ईडी ने जब इन्वेस्टिगेशन किया और ये चूंकि करप्शन का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, तो उनको मिला कि भैया 9 करोड़ रुपए की संपत्तियां तो चीफ इंजीनियर ने बना ली। आम आदमी पार्टी के चुनाव उसमें लड़े जा रहे हैं, बाकी की 2 करोड़ रुपया बाकी अधिकारियों को बांटा जा रहा है। कुल मिलाकर 70% कमीशन जल सप्लाई में। अभी तो ये एक केस है, बहुत सारी, ये तो इक्विपमेंट सप्लाई का केस है, अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और होंगी। ईडी ने कल कहा था हाई कोर्ट में कि हम आम आदमी पार्टी की संपत्तियां जब्त करना चाहते हैं। ईडी ने आज ही उस पर कार्रवाई शुरू कर दी और आज उन्होंने पहली संपत्ति वो चीफ इंजीनियर अरोड़ा की
कर ली, उसकी पत्नी की संपत्ति जब्त कर ली, ऐसे 10 करोड़ रुपए की लगभग संपत्ति उसने जब्त की है। हालांकि ये दोनों आदमी, वो अग्रवाल और अरोड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो दो मिली भगत कर रहे हैं, ये दोनों जेल में हैं। एफआईआर पिछले साल हुई थी, इस साल वो जेल में हैं, जनवरी में उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, अभी तक जेल में हैं। अब उसके साथ साथ चूंकि चार्जशीट ईडी ने लगा दी है, यानी कि केस क्लियर प्रूफ हो गया है। प्रूफ होने के बाद अब जो संपत्ति उस करप्शन से बनी, वो संपत्ति अब भारत सरकार की संपत्ति होनी चाहिए, इसलिए अब उस संपत्ति की कुड़की शुरू हो गई। अभी तो चीफ इंजीनियर की, दोनों की, चीफ इंजीनियर और दोनों कंपनियों की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। चीफ इंजीनियर और उसकी पत्नी की, परिवार की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। अब संपत्तियां जब्त करने का नंबर, जहां तक ईडी का बयान सुना जाए या समझा जाए, तो संपत्तियां अब आम आदमी पार्टी की जब्त होना शुरू होना चाहिए, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की संपत्ति जब्त करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की संपत्ति करप्शन के पैसे से बनी और आम आदमी पार्टी चल ही करप्शन से रही है। आम आदमी पार्टी के विषय में मैं आपको बता दूं, जब आम आदमी पार्टी ने 2013-14 का चुनाव लड़ा था, मैं दिल्ली में ही था, बहुत सारे लोग टोपी लगाकर घूमा करते थे। एक दिन मैंने कुछ लोगों को रोका और सामान्य भाषा में उनसे कहा कि भाई हमें भी कुछ काम दो। तो एक व्यक्ति पहले झिझका, फिर दूसरा झिझका, फिर एक के साथ वो चाय की दुकान पर लोग खड़े हो गए। तो चाय की दुकान पर हम बात करते करते थोड़े फैमिलियर हो गए उस व्यक्ति से। उससे मैंने कहा कि कैसे, तो उसने कहा भाई साहब मुझे 400 रुपये रोज़ मिलते हैं, मैं मजदूरी करूं उसकी जगह 400 रुपये रोज़ मिलते हैं। हमको ये टोपी लगाकर, ये झोला टांग कर, ये कपड़े पहनकर गली गली घूमना होता है और बताना होता है कि आम आदमी पार्टी के लिए हम वॉलेंटियर हैं। तो हमने कहा ये कितनी बड़ी संख्या है? तो उसने कहा भाई साहब हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में डेली हायर किया जाता है हमको, हमारा पेमेंट होता है। अब उस समय आज से 10 साल पहले सोचने की बात है कि 12,000 रुपये महीने का पेमेंट एक एक व्यक्ति का, और हज़ारों वर्कर जिसमें काम करता हो, वो कहाँ से आया होगा? अब वो रॉक फेलो ब्रदर्स का पैसा होगा, या फिर वो फोर्ड फाउंडेशन का पैसा होगा, वो दुबई रूट से आया पैसा है, वो खालिस्तानी रूट से आया पैसा था। उस समय तो हो गया चुनाव, जीत भी गए भाई। लेकिन जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठ गई, तो होम मिनिस्ट्री ने एफसीआरए के कानूनों को सख्त कर दिया, यानी कि विदेशी फंडिंग अब भारत में नहीं आएगी। एफसीआरए के कानूनों के तहत अभी भी 30,000 एनजीओ उन्होंने परसों नरसों, पहले 30,000 बंद किए, अभी फिर बंद की हैं परसों नरसों। एफसीआरए में उन्होंने सिर्फ एक शर्त लगाई कि जिस मद में जिसके लिए पैसा आया है, दान आया है, उसको एक पार्टिकुलर बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा, एसबीआई में, और उसकी अपनी जो 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 टैक्स रिसिप्ट सबमिट करता है उसको बताना पड़ेगा कि उसने कहाँ खर्च किया। जब तक पुराने पैसे का खर्चे का हिसाब नहीं दे देता, तब तक अगला पैसा उस बैंक अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकता। अब आम आदमी पार्टी तो फंस गई, और फंसने का परिणाम तो हम सब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आम आदमी पार्टी चूंकि सत्ता में आ चुकी थी, इसके लिए उसको लगा कि सत्ता में आने के बाद हम अंदर एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन भाई जो राष्ट्रीय विजन लेकर आया हो, आप सोचो कि बाइक पर 25 आदमी कैसे सवार होंगे, एक कार पर आप 200 लोगों की सवारी करना चाहते हैं, कैसे होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि 2 करोड़ लोगों के लिए काम करने वाली दिल्ली, उन 2 करोड़ में से भी एनडीएमसी अलग है, मतलब वोट तो लेकिन डालते ही हैं, उसमें भी केंद्र सरकार बैठी हुई, उसका अपना बजट छोटा सा होता है, वो उसमें केंद्र का बजट बड़ा होता है। भाई जो रिंग रोडें हैं दोनों, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, दोनों नेशनल हाईवे बना दिए हैं, उसका खर्चा पूरा, मेट्रो का खर्चा पूरा केंद्र देता है। नई दिल्ली को केंद्र मेंटेन करता है, रेलवे को केंद्र मेंटेन करता है, मेट्रो को केंद्र मेंटेन करता है। दूसरी बात, केडीए को केंद्र मेंटेन करता है। जब सब केंद्र मेंटेन करता है, इसके अलावा केंद्र फंड करता है, जिससे एमसीडी का पैसा आता थ्रू दिल्ली सरकार है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात है, अब छोटा सा बजट आपका बचा, उस छोटे से बजट में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा फ्री में आता है। दिल्ली में पैसा फ्री में आता है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री कहीं लगी है, टैक्स यहाँ से भरता है, वो काम कहीं करता है, रहता दिल्ली में है, दिल्ली में हेडक्वार्टर में काम करता है, रहने वाला महाराष्ट्र का है, तो कंट्रोल महाराष्ट्र को करता है, और यहाँ वो अपना टैक्स भरता है। तो दिल्ली के पास तो अपने आप टैक्सेशन आता है, दिल्ली के पास तो अपने आप बजट आने वाला है, पैसा आने वाला है, टैक्स आता है। तो खूब बांट लो और उसको बांट बूट के बराबर कर दो। लेकिन भाई छोटी सी दिल्ली क्या पूरे देश का चुनाव लड़ सकती है? क्या दिल्ली से पूरे देश को सर्वाइव किया जा सकता है? वो तो हो नहीं सकता। लेकिन घोटाले करना है तो सोर्स तो वही है,
एक जरा से सोर्स पर इतना लोड आ जाना अपने आप में बताता है कि भैया मामला ठीक नहीं है। परिणाम क्या निकला? परिणाम तमाम हर विभाग में घोटाले, पैसा पैसा चाहिए, देश में राष्ट्रीय होना है। और घोटाले अब जब पकड़ में आ रहे हैं तो संपत्तियां कुर्क हो रही हैं, इसके साथ आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में आ गया। वो हजारों वर्कर, वो हजारों लोग जो बिना पैसे की भी आम आदमी पार्टी के साथ लगे हुए हैं, वो कैसे सरवाइव करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, उनकी 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 जो जो इच्छाएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, वो कहाँ जाएंगी? एक आदमी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर कितने लोगों को बर्बाद किया, और वो आदमी अपने ऊपर आक्षेप लेने को भी तैयार नहीं। पूरी पार्टी दांव पे लगा रहा है, लेकिन वो ये कहने को तैयार नहीं है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है। ये कोई जरा सा भी भला आदमी होता तो कहता है ये सारे अपराध मैं लेता हूँ और पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ऐसा मैं घोषणा करता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर या ढांचा गिराते समय कल्याण सिंह ने कहा था कि पुलिस का कोई दोष नहीं, प्रशासन का कोई दोष नहीं, ढांचा गिरा उसका दोषी मैं हूँ। क्या वैसा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल? स्वभाव से तो नहीं लगता, लेकिन क्या भविष्य होगा वो तो भविष्य ही बताएगा। परंतु आज की तारीख में संपत्तियां कुर्क होना शुरू हो गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।